प्रिय मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ विशेष ज्योतिषीय जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। इसका आप लाभ उठाएं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। तो मैं जो आज आपको विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ वो ज्योतिष के अंदर बनने वाला केंद्राधिपत्य दोष। केंद्राधिपत्य दोष किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है, केंद्राधिपति दोष से क्या फायदे और नुकसान है, उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जो केंद्राधिपति दोष होता है, कोई भी ग्रह अगर केंद्र स्थान, जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों का अगर स्वामी बन जाता है तो वो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाता है। तो केंद्र स्थान कौन से होते हैं? केंद्र स्थान मैं पहले बता देता हूँ। 1, 4, 7 और 10 जन्म कुंडली के पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये जो भाव होते हैं, ये जो स्थान होते हैं 1, 4, 7, 10, इनको केंद्र स्थान कहते हैं। तो जो भी ग्रह इन स्थानों का स्वामी बनता है आपकी जन्म कुंडली में, इन भावों का जो स्वामी बनता है वो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाता है। अब केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होने से क्या नुकसान और फायदे हैं? तो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित ग्रह, केंद्राधिपति दोष लगने के बाद वो ग्रह फल देने में असमर्थ हो जाता है। तो अगर वो शुभ ग्रह है, जैसे शुभ ग्रह है गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। अगर ये केंद्र स्थानों के स्वामी बन जाते हैं, 1, 4, 7 और 10 भाव के स्वामी बन जाते हैं, तो ये शुभ ग्रह हुए। तो ये शुभ ग्रह न्यूट्रल हो जाते हैं, फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर 1, 4, 7, 10 मतलब केंद्र स्थानों के स्वामी अगर पाप ग्रह हों तो वो अपना पाप फल देने में असमर्थ हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि केंद्राधिपति दोष कैसे लगता है, कैसे बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि 1, 4, 7 और 10 के स्वामी जो होते हैं वो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाते हैं। शुभ ग्रह शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं, अशुभ ग्रह अशुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। कुल मिलाकर के ग्रह न्यूट्रल हो जाते हैं। अब बात रही कि केंद्राधिपति दोष से पीड़ित ग्रह जो है, तो बृहस्पति और शुक्र को इनको सबसे ज़्यादा असर होता है, बृहस्पति ग्रह का, क्योंकि बृहस्पति अति शुभ फलदायक ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो वो जब बृहस्पति 9वीं और 12वीं राशि का स्वामी होता है, अगर 9वीं और 12वीं राशि आपके केंद्रों में पड़ी हुई है तो वो बृहस्पति केंद्र अधिपति दोष से पीड़ित हो जाएगा और वो शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। परंतु इसके विपरीत अगर कोई पाप ग्रह अगर केंद्र का स्वामी बनता है, तो चूंकि पाप ग्रहों को मानते हैं कि अशुभ फल देते हैं, तो पाप ग्रह वो अपना अशुभ फल नष्ट कर देते हैं। अब रही बात कि इसमें जो भ्रांतियां जो ज्योतिष के जानकार लोग जो करते हैं, वो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। उस कन्फ्यूजन को मैं आज दूर कर देता हूँ। जैसे आपकी एक राशि अगर त्रिकोण का स्वामी बनती है, तो गुरु अगर त्रिकोण का स्वामी अगर बन जाता है, बृहस्पति अगर त्रिकोण का स्वामी बन जाता है, और एक राशि और गुरु त्रिकोण का स्वामी बन जाता है, और अगर केंद्र भाव है उसका भी स्वामी बन रहा हो, तो वो त्रिकोण का ही फल देगा। केंद्राधिपति दोष जो उसको लगा हुआ है वो असर नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर गुरु के अलावा अगर अब शुक्र की भी बात करें, अगर दूसरी राशि अगर उसकी त्रिकोण में पड़ी हुई है, तो त्रिकोण भाव का स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं। वो अपनी दशांतर दशा में अवश्य ही शुभ फल देंगे। तो आपको
केंद्राधिपति दोष से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एक राशि अगर केंद्र में भी पड़ी हुई है तो वो केंद्राधिपति दोष आपका खत्म होकर आपका जो त्रिकोण का जो स्वामी है उसका फल वो ग्रह अवश्य देते हैं। तो ये रही केंद्राधिपति दोष जो लगता है कुंडली के अंदर, उसमें हमें किस तरह इसको देखना चाहिए। अगर केंद्राधिपति दोष से पीड़ित ग्रह की दशा या अंतरदशा जीवन में नहीं आती है, या सही समय पर जीवन के अंतिम काल में या शुरू में आती है, तो भी उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो मैंने बताया कि त्रिकोण भाव के स्वामी अगर हो जाते हैं वो, तो भी वो उसका दोष खत्म हो जाता है, तो उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी जो फल देता है वो अपनी दशा अंतरदशा में ही देता है। अगर उनकी दशाएं नहीं आ रही है तो केंद्राधिपति दोष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओम